दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए वीडियो होगा। आपके द्वारा ये बात कहीं कहीं कही जा रही थी कि यूपी स्पेशल एक वीडियो जो है वो मैं लेकर के आऊँ, और यहाँ पर ये है आपका यूपी स्पेशल वीडियो। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके ईवीएस वाले सेक्शन में यूपी से कैसे कितने सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं, और सुपर टेट में तो आपका पूरा का पूरा यूपी टेट के अलावा अगर मैं बात करूं तो यूपी के बारे में जानकारी जो है वो तो पूछी जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जब आपकी जो परीक्षा आने वाली है, ऐसे में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा, जिससे कि आप यूपी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पर एक संक्षिप्त अवलोकन, हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, स्थिति को लेकर के अगर हम बात करें तो आपसे कभी स्थिति के बारे में नहीं पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक। जैसे हम भारत के विस्तार को लेकर के बात करते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ऐसे स्थिति जो यूपी की है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है वो यहाँ से आपको जो है वो देखने को मिलेगा यूपी से। ये उसके नीचे जो इन्होंने और बात बोली हुई है 23, मतलब ये आपकी क्लास आधे घंटे से ज़्यादा की होगी। आप हमारे साथ में लास्ट तक अगर बने रहेंगे तभी आप यूपी के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। हमने आपसे कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश में चौथा स्थान जो है वो देखने को मिलेगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान है, ये बात आप जानते होंगे। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो खेरी है, लखीमपुर खेरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर। वहीं न्यूनतम क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो संत रविदास नगर है, जो कि आपको 1,015 किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिलेगा। सीमावर्ती राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कि यूपी से कौन कौन से ऐसे में जो आपके स्टेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उत्तर में उत्तराखंड मिलेगा, उत्तर में उत्तराखंड है। उत्तर पश्चिम की अगर बात की जाए यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तो हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार और झारखंड है, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान है, जबकि दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो कितने टोटल स्टेट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। एक यहाँ से हो गया, 2 ये है आपका, उसके बाद 3, 4, 5, फिर यहाँ पर 6, ये 7, ये 8 और एक 9। ये आपसे सीधे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट्स जो है वो टच करते हुए आपको मिलेंगे। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं, और वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर लगभग हमने 250 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, तो फटाफट चलते हैं, देखते चलेंगे। आप अब अपना रिवीजन करते चलिए। पहले क्वेश्चन में कहे हैं कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, आखिर वो किस नाम से जाना जाता था? तो उसे मध्य देश के नाम से जानते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं मध्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था जो एशिया से जुड़ा हुआ था? तो वो आपको मथुरा देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट पेपर में पूछा गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपके ये सवाल पूछा गया था कि शिराज हिंद के नाम से आखिर हम किस नगर को जानते हैं यूपी के? तो वो है जौनपुर। आगे है आपका राजा अकबर के दरबारी बीरबल का जो संबंध था वो आखिर किस स्थल से था? तो कालपी से वो संबंध थे। कहते हैं 10 मई 1857 को जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो मेरठ से हुई थी, मेरठ छावनी से हुई थी। ये बात याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जब हम बात करते हैं मंगल पांडे जी को लेकर के, तो 34वीं बटालियन से थे, जो कि आपके बैरकपुर छावनी बंगाल से थे। चूँकि मेरठ यूपी का है इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो इनमें से कौन सा था? तो वो है अवध और बुंदेलखंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो जॉर्ज यूले थे, प्रथम यूरोपियन के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। आपसे कहते हैं जब हम विलय नीति की बात करते हैं जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में देखने को मिली थी, तो इसमें यह कहा गया है कि अंग्रेज सरकार के अधीन नहीं की गई थी। यहाँ पर कौन सी ऐसी उत्तर प्रदेश के का जो नगर है या जिला है जो आपको देखने को ऐसे मिलेगा या रियासत? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप जानते हो 57 के अगर मैं क्रांति की बात करूं तो वहां से नेतृत्वकर्ता के रूप में यही जानी जाती हैं। कहते हैं बरेली में इसका नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? खान बहादुर खान का नाम आएगा। फिर कहते हैं 10 अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मौलाना हसरत मोहानी जी का नाम आएगा। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो यह है आपका असहयोग आंदोलन।
अगस्त 1920 की जब हम बात करते हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। ऐसे में उसी का एक हमें रिजल्ट देखने को मिला कि असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। तो आप ये बात याद रखिएगा कि काशी विद्यापीठ की स्थापना इसी की ड्यूरेशन में हुई थी। देखिए चौरी चौरा की घटना मैंने बोला और ऐसे में सवाल एक दिया भी है, चूंकि ये गोरखपुर से रिलेट करता है। गोरखपुर से पहले ही गोरखपुर में आपको एक रेलवे स्टेशन मिलेगा चौरी चौरा। 5 फरवरी 1922 की घटना है, याद रखिएगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र 1857 में कौन था, कौन सी जगह थी? तो मेरठ। यहाँ पर याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में आयोजित किया था, तो सत्यभक्त ने किया था। बात आती है काकोरी ट्रेन डकैती को लेकर के। अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका 9 अगस्त 1925, आपको हम बता दें, जब हम एक उत्सव मेले को लेकर के बात करते हैं तो ऐसे में अभी लखनऊ में आपका हुनर हाट करके इनका आयोजन किया गया था। तो उसमें भी बाकायदा इन चीज़ों को दर्शाया गया था। 1857 की पूरी क्रांति में जो जो ऐसे में शामिल हुए थे क्रांतिकारी, वो साथ में काकोरी ट्रेन डकैती, एक वीडियो भी मैंने बनाया था, तो वो चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा हमारे, वहाँ से आप ज़रूर देखें इन चीज़ों को। हम आपको आगे तो ये घटना जो हुई थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। लगभग 4600 रुपये ही केवल लूट हुई थी, ये बात याद रखिएगा। उसके पीछे कितने क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ा दिए गए, ये चीज़ ऐसे में हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है, और ऐसे में गर्व होता है उन वीरों को जब हम याद करते हैं। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया की जो है आपको देखने को मिलेगा। 46 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी का नाम आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार जो है आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई थी 8 बार। मतलब गठन हुआ था 1885 में, आज़ाद हुई थी, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। इस ड्यूरेशन में INC का सेशन 8 बार यूपी में हुआ। 1937 में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में गठित की गई थी। तो कांग्रेस की सरकार जिसके नेतृत्व में थी वो गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम आएगा। यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में ऐसे में उन्होंने शहीद हो गए थे? वो तो अल्फ्रेड पार्क है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड नाम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत ऐसे में देखने को नहीं मिलता है? तो वो आगरा हो जाएगा। आपसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को आखिर हम किस नाम से जानते हैं? तो वो बुंदेलखंड का पठार है। इसे आप यहाँ से याद रखिएगा। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश, चलिए अक्षांश देशांतर लिखा है, उससे कोई ज़्यादा आपका सवाल नहीं बनता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ। ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको फ़र्क मिल सकता है। कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो आप देखेंगे 8 स्टेट्स जो है वो आपको स्पर्श करते हुए मिलेंगे। ऊपर वाले को सही से आप काउंट कर लीजिएगा, जो मैंने 9 काउंट किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मैं बता चुका हूँ, चौथा स्थान है। ये भी है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किस देश या किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो नेपाल मिलेगा। प्राचीनतम भूभाग आखिर हिस्सा किसका था? तो एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र को हम लोग तरहर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तरहर मतलब आपका वो कहते हैं ना, जैसे नमी वाला क्षेत्र, पूरे तरीके से धान की फसल वगैरह बहुत अच्छे से होती है इस एरिया में। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको जो है वो साउथ में देखने को मिलेंगी। पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, चलिए कोई समस्या नहीं है। सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित है? सबसे ऊंची अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में आपको मिलेंगी। जलवायु आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। मुख्यतः किस मानसून पर यहाँ की डिपेंडेंसी होती है? तो जो बारिश को लेकर के बात करें वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून पर डिपेंडेंसी हमारी होती है। कहते हैं वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने % आपको बारिश देखने को मिलेगी? तो 75 to 80%। कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? ये PCS प्रकार के आपके जो पेपर होते हैं उसमें बहुत पूछा जाता है। तो जलवायु विभाग 2 आपको देखने को मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है? तो गोरखपुर है। सर्वाधिक तापमान, अगर मैं किस क्षेत्र की बात करूं, तापमान सबसे कम बोला है, सर्वाधिक नहीं बोला है, तो वो आपका पश्चिमी गंगा मैदान आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र, जैसा कि मैंने बोला था अभी आपको कि नमी वाला एरिया होता है। कहते हैं सबसे कम बारिश तो आपको पश्चिमी गंगा मैदान में देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी पवित्र नदी के नाम से जिसे हम जानते हैं वो है गंगा नदी। टोटल इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी है। अब देखिएगा ये जो घाघरा नदी है आपकी, जब ये हम बात करते हैं लखनऊ से, जब आप गोंडा गोरखपुर की तरफ जाएंगे तो आपको घाघरा नदी मिलेगी। घाघरा ही आगे जाकर के सरयू नाम ले ले, वही उसी को हम सरयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है बनारस है, कानपुर है, हरिद्वार है, लखनऊ में कौन सा नगर जो है वो गंगा किनारे स्थित नहीं है? तो लखनऊ नहीं है, क्योंकि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती है? गोमतताल पीलीभीत से। आपसे कहते हैं सॉरी, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? उसे हम संगम के नाम से जानते हैं। आपसे कहे हैं गंगा नदी की घाघरा, गोमती, यमुना और चंबल में कौन सी सहायक नदी जो है वैसे में नहीं है? तो गोमती सहायक नदी वो देखने को नहीं मिलेगी। कहते हैं किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो राजघाट बांध परियोजना है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा के किन नदियों के मिलन से बनी है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां हमें देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, देवप्रयाग जगह है उत्तराखंड में। अलकनंदा और भागीरथी नदियां दोनों देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, और देवप्रयाग से जब हम आगे की बात करें तो वही नदी दोनों मिल करके गंगा के नाम से जानी जाती है। ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश के बाद उत्तराखंड का जो आपका ऋषिकेश में उत्तराखंड, और ऋषिकेश में अगर मैं बात करूं उसके बाद जो आपका एक देखिए भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है जी, अभी मैं बताता हूं आपको। तो वो क्या है, पहली बार मैदानों में वहीं पर एंटर करती है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से हरिद्वार, जी बिल्कुल याद आया, हरि की पैड़ी हरिद्वार। तो ऋषिकेश में मैदानों से नहीं, आप पर्वतों में ये बह रही होती है। वहीं जब मैदानों की बात करें तो वो आपको हरिद्वार में मिलेगी। ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों का जो घटता क्रम है, गंगा है, यमुना है, चंबल है और राप्ती बताया हुआ है। कहते हैं गंगा कार्य के लिए गंगा जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो 1985 में हुई थी, याद रखिएगा। कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? यमुना नदी करती है। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। तो जो बीहड़ों का निर्माण करती है वो खासकर चंबल है ऐसे में, ये बात यहाँ से याद रखिएगा। परीक्षा बांध बहुत बार पेपर में पूछा गया आपका। आप ललितपुर की बात करते हैं आसपास के एरिया में तो बेतवा नदी आपको मिलेगी, और परीक्षा बांध भी आपको जो है ये परीक्षा जो बांध है वहाँ पर ही देखने को मिलेगा। लखवाड़ा व्यासी परियोजना, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? रामपुर दिया हुआ है, खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ऊंचा बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माता टेला। सर्वाधिक लंबी नहर, शारदा नहर परियोजना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20.5%, 20.5% लगभग। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? तो नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में ही होती है। इसे भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे लेकर के चलते हैं। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। अवनालिका अपरदन मतलब समझ रहे हैं, जैसे मिट्टी को पूरी तरीके से ऐसे कटान कर देना, और ये कटान जो देखने को मिलता है नदियों के द्वारा देखने को मिलता है, उनके बहाव के द्वारा जो खड्ड देखने को मिलेंगे ऐसे में। तो इटावा आपको देखने को मिलेगा, इटावा, मैनपुरी, एटा और ये आसपास सारे एरिया जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? जो इलाहाबाद से हल्दिया तक। फिर कहते हैं लाल, परवा, मार, राकर और भोंटा कहाँ की मृदाएं हैं? ये जो मिट्टी के प्रकार हैं ये कहाँ के हैं? तो सबके सब बुंदेलखंड के हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी जो है हम आपको जलोढ़ प्रकार की मिट्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये आप एलुवियल सॉइल करके बोल देते हो। किस रसायन की प्रचुरता होती है? तो पोटास और चूना आपको मैक्सिमम मिलेगा। जिस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम होता है तो इसे माड़ बोलते हैं। यह मार मृदा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर करेल या कपास मृदा के नाम से, चूँकि कपास का उत्पादन आप देखेंगे मध्य प्रदेश और उधर आपका नागपुर महाराष्ट्र का इलाका काली मिट्टी का इलाका है ऐसे में, और कपास की पैदावार वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। तो
काली मिट्टी है, ब्लैक सॉयल है, इसे हम रेगुर या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में काबर और मार किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काबर और मार। तो काली मिट्टी को ही काबर और मार प्रकार की या माड़ मिट्टी कह देते हैं। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों के मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। राकड़ मिट्टी ये आपका पर्वतीय और पठारी ढालों पर। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो शुष्क पर्णपाती वन आपको मिलेंगे। कहते हैं आपसे जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन कहलाते हैं, उन्हें हम सामुदायिक प्रकार के वन कहते हैं। देवदार है, स्प्रूस करके बोल देते हो। ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किन वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये आपके समशीतोष्ण वन में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर यूपी के बारे में सब कुछ हम लेकर के बात कर रहे हैं। जितनी चीज़ें हैं यूपी के बारे में सभी पक्ष को लेकर के हम बात करेंगे। वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जानने से वंचित रह सकते हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ें महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। कहते हैं स्मृति वन योजना का संबंध आखिर किससे है? यहाँ पर तो प्रियजनों की स्मृति में जो है वृक्षारोपण करना, उससे रिलेट करता है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 नवंबर 1974 को, 1975 से 1 साल पहले। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है? सबसे स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, तो 6.88% आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यूपी में जब हम बात करते हैं वन विभाग ने कितना कुछ जो है लक्ष्य रखा हुआ है, तो आपका वो 33% का लक्ष्य है करने का। और अभी का अगर मैं बात करूँ तो लगभग 26% जो है वो वन आवरण पूरे भारत में देखने को मिलेगा। लक्ष्य कितना है? 33% का। यूपी में कितना है? 6.88%। ये कहते हैं आपसे पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो ये लखनऊ में आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी। लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? कुकरैल। कुकरैल कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कुकरैल बांध है, कुकरैल आपकी परियोजना, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लखनऊ में ही। आगे कहते हैं आपसे 77 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? इटावा में है। उत्तर प्रदेश में 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्निवास योजना जो है वो प्रारंभ की गई? तो गंगा एक्शन प्लान के तहत ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बखिरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीरनगर जिले में। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी अभयारण्य मिलेंगे? तो वो 13 मिलेंगे। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के बात की जाए तो वो आपका एक ही है, और वो कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक ही आपका नेशनल पार्क है यूपी में, जो भी है। ऐसे में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के बात की जाए तो ऐसे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार है आपका ये। और जब हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे? उन्नाव कानपुर जिले में, ठीक है। लखनऊ से जब आप कानपुर की तरफ जाएंगे तो उन्नाव से पहले आपको ये नवाबगंज पक्षी विहार मिलेगा। यहाँ पर वेटलैंड एरिया भी मिलेगा, जो आर्द्र भूमि होता है ना, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस ऐसे में मनाते हो आप, तो वो एरिया भी यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ है? कछुआ वन्यजीव विहार। रेणुकूट में क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो कारखाना। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग आखिर किसके लिए होता है? तो बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यह है शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र। आगे लेकर के आपको चलते हैं, राज्य के किस क्षेत्र से उच्च कोटि का डोलोमाइट जो है वो प्राप्त होता है? और वो प्राप्त होगा कहाँ पे? मिर्ज़ापुर, डोलोमाइट। आगे लेकर चलते हैं आपको, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो वो बांदा जिले में मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। तांबा अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? सोनराई, ललितपुर। अभी ऐसा नहीं है कि हीरा सीधे सीधे सामने रखा है, आप गए उठा लाए। आप समझ रहे हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में है और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाकर के सोना सोना बनता है, हीरा हीरा बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है इसमें, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? तो ये हमीरपुर जिले में मिले हैं आपके,
जब हम बात करते हैं, आप जब उत्तर प्रदेश का एक जिला, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ से आप कानपुर और उसके बगल में आपको हमीरपुर, हमीरपुर के बगल में आपको जो है देखने को मिलेगा झांसी, और झांसी के बगल में जो जिला है ललितपुर है, और ललितपुर के बगल में एमपी का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ललितपुर लास्ट है, उसके बाद एमपी हो जाता है शुरू। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैप में टेलीग्राम चैनल में यूपी का भेज दूंगा, वहाँ से आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? 2001 में। प्रमुख खनिज लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। अगर मैं ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट की बात करूँ यूपी में, तो चुनार में मिलेगा। सेल खड़ी प्रमुख खनन क्षेत्र हमीरपुर और झांसी में है। एस्बेस्टास खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? तो मिर्ज़ापुर मिलेगा। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तालों के लिए, ये लॉक्स जो होते हैं, ताला। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में ऐसे में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान देखने को मिलेगा। खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नहर पर है? तो शारदा नहर है। बेतवा परियोजना जो राजघाट बांध है वो कहाँ पे है? एमपी में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र पिपरी में आपको मिलेगा। जब हम गोविंद वल्लभ पंत सागर एक बांध की बात करते हैं, तो आपको ललितपुर जिले में भी बेतवा नदी पर यह बांध मिलेगा, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ओके, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल जो है शामिल हैं? तो गंडक परियोजना है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत हुई? तो वो रोजा है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में हुआ था। आंवला ताप विद्युत गृह को लेकर के बात करें, बरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 1959 ईस्वी। ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं फटाफट इसीलिए वन लाइनर को पढ़ता जा रहा हूँ कि आप चीज़ों को एक बस सरसरी निगाह जो है आपकी इसमें पढ़नी चाहिए। आप अपने नोट्स भी खुद से अच्छी तरीके से बना सकते हैं, चीज़ों को आप लिख सकते हैं उस पर, और ये आपका सुपर टेट तक काम करेगा, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का वह गांव जो पूरे भारत और सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, रामपुरा है। दुग्ध उत्पादन में भारत में यूपी के प्लेस को लेकर के बात की जाए तो पहला है। और यहाँ पर कृषि नीति को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक, ये कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? तो पंतनगर विश्वविद्यालय। देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान, तो चौथा स्थान आपको मिलेगा। कहते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न जो है वो फसल, वो है गेहूँ। सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन फसल, तेल जिसे हम निकालते हैं, वो है सरसों। यहाँ पर अगर हम बात करें, आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। प्रतापगढ़ और इलाहाबाद का जो इलाका है, इलाहाबाद खासकर आपके अमरूद के लिए फेमस है। ओके, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो है वो गन्ना आपको देखने को मिलेगी। एक आपकी कैश क्रॉप के रूप में ये जानी जाती है, जिसे हम नगदी फसल के रूप में जानते हैं। किसान मित्र परियोजना 18 जून 2003 को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? दशहरी और नीलम, ये बात याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं मलिहाबाद, ये मलिहाबाद आपको जो है लखनऊ से जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आम फेमस है मैक्सिमम। अगर इंडिया को लेकर के बात की जाए, आंध्र प्रदेश और आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में किस प्रकार के फलों का जो उत्पादन होता है? शीतोष्ण जलवायु वाले बोला हुआ है। कहते हैं संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न जो है उत्पादित करता है यूपी? तो 19% है। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1920 को। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? ये मार्जिनल प्रकार के जो है आपके किसान होते हैं, तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा में मिलेगा। कृषि संबंधित किसान हित योजना जो है 2007-8 में शुरू हुई थी। तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो मथुरा में है आपका। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में मिलेगी। कौन सा शहर बर्तनों के लिए फेमस है? खोरजा। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो द्वितीय है। कहते हैं उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कब हुआ था? तो वो हुआ था 1968 में, 20 जनवरी 1968। आगे लेकर के चलते हैं, उद्यमिता विकास संस्थान कब स्थापित हुआ? तो 1986 में। आगे है इसमें पर्यावरण आपका, जब हम बात करते हैं ऐसे में, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का केंद्र जो है वो आपको मेरठ में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ी के लिए फेमस? बनारस।
एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस मिर्ज़ापुर। चुनार किसके लिए फेमस है? तो वो सीमेंट उद्योग के लिए है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, आपको आर्टिफिशियल जितने भी आपको बॉडी पार्ट्स की अगर बात की जाए तो कानपुर में आपको ये देखने को मिलने वाला है। आगे है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD का मतलब यही है। इसका केंद्र कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो नोएडा में है, NCR रीजन। आगे चलते हैं, वैट कब लागू हुआ था यूपी में? 1 जनवरी 2008 को। आगे है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, कहाँ पे है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1970 को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? तो नॉर्दर्न रेलवे आपको मैक्सिमम मिलेगी। आगे आपको लेकर के चलते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र भी जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद में आपको मिलेगा। ताज, राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जो है वो कहाँ किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो सड़कों के विकास से संबंधित है। कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को नहीं जोड़ता है? लखनऊ को दिया हुआ है। रेल कोच फैक्ट्री यूपी में कहाँ? रायबरेली में। लखनऊ से लगभग आपको 80 से 85 किलोमीटर दूर आपको ये देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट शोध संस्थान जो है वो आगरा में है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो सहारनपुर में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू हुई? 1975 में शुरू हुई है आपकी। मिड डे मील को लेकर के अगर हम बात की जाए, उत्तर प्रदेश में MDM 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील शुरू हुआ था और बिल्कुल सही है, 1995 में यूपी में भी इसकी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक अनुसंधान और विकास परिषद की अगर हम बात करें, ये आपका SCERT है। 1981 में इसका गठन जो है वो देखने को मिलता है। कहते हैं उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वो आपको लखनऊ में मिलेगा। प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। 1982 में उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, वही ओपन यूनिवर्सिटी है आपका ये। भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ है? या हिंदुस्तानी अकादमी जिसे बोलते हैं वो इलाहाबाद में है। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से रिलेट करती है। विकलांग विश्वविद्यालय यूपी की अगर हम बात करें तो चित्रकूट से रिलेट करता है, चित्रकूट में है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया किसे? तो BHU को, जो कि बनारस में है। लखनऊ में भी आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, BBAU, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, से भी याद रखेगा। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा। कुल कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? 4 आर्थिक क्षेत्र इन्होंने बताए हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग की बात की जाए तो 1971, विकेंद्रित नियोजन प्रणाली की बात की जाए 1982-83 में उत्तर प्रदेश में नियोजन कितने स्तर पर लागू होता है? तो नियोजन संबंधी सवाल इतने नहीं पूछे जाते, बट यहाँ पर आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो विकसित हुआ है? अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के बात करें तो वेस्टर्न इलाका है। उत्तर प्रदेश सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है आपका बिजनेस वाले टैक्सेस जो मिलते हैं उनसे। कहते हैं व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ से किया जाता है? तो लखनऊ से होता है। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? 1999 में। किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? केंद्रीय क्षेत्र बोला हुआ है। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की शुरुआत 2 जनवरी 1991 को हुई थी। समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1976। राज्य महिला आयोग का गठन 2004। स्वाधार योजना किससे रिलेट करता है? संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से। आप समझ रहे हैं। आपको और आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पे 177 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2011 को निश्चित की गई। यहाँ पर चलिए ठीक है, जो आपके लाभग्राही हैं ऐसे में उनकी आय कितनी होनी चाहिए? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नई आवास नीति के अनुसार जो चीज़ें थी तो ₹5,000 तक इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ मिलेगा? तो वो कानपुर में है। ऐसे आपका BSE और NSE ही है जब हम मुख्य रूप से बात करते हैं भारत में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला जो है वो गोरखपुर नक्षत्रशाला है। उत्तर प्रदेश में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र जो है वो लखनऊ में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज।
स्वान परियोजना का संबंध किससे है? कंप्यूटर नेटवर्क से है। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति किन देवी देवताओं की पूजा करती है? तो दुर्गा जी की पूजा करती है वो। विसु है, पांचोई है, दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो वो जौनसारी जनजाति ही है। रासो, घुमसो, झेला, इसे ध्यान से पढ़िएगा। घोडो, घी आदि नृत्य किस जनजाति के द्वारा प्रचलित है? तो जौनसारी। जौनसारी जनजाति बहुत फेमस है, याद रखिएगा। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो बिजनौर से रिलेट करती है। किस जनजाति को बनरोद के नाम से भी जाना जाता है? तो वो राजी है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? तो गोरखपुर में आपको भी मिलेगी। आगे चलते हैं। इससे सवाल आपका ईवीएस में भी पूछा गया था रिलेट करके। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1986-87 में हुई थी। किस जनजाति में रण बड़ चित्र यानी युवा मिलन ग्रह की प्रथा जो है वो देखने को मिलती है? तो शौका जनजाति है वो। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति की उपजातियाँ राणा है, कठरिया है, डिगोरा है, ये कहाँ मिलेंगी? तो ये थारू जनजाति है, इसे भी याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो थारू जनजाति है अगर हम यूपी की बात करते हैं। कहते हैं कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? माही गिर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन बुक्सा जनजाति में मिलता है। उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने सूचीबद्ध कब किया? 2003 में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो वो कौशाम्बी में मिलेगा। नैमिषारण्य ये कहाँ पर आपको मिलने वाला है? जी हाँ, सीतापुर में। कहते हैं ऐसे में बहुत ही फेमस आपकी जगह जब हम बात करते हैं यहाँ से कई हजार ऋषि मुनियों के तप का स्थल की हम बात करते हैं। बागों का शहर आपको आखिर कौन सा मिलेगा? तो भैया लखनऊ में बहुत बाग हैं जहाँ पर आपके गुरुजी हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? 4 बाग, ये बाग, वो बाग, ऐश बाग और पता नहीं कौन कौन से कैसर बाग, और जब बाग बाग हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ से बागों का आपको शहर जो है वो लखनऊ कहलाता है। आगे चलते हैं। शासनकाल में उत्तर प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो नैनीताल था आपका। देवा शरीफ बाराबंकी लखनऊ से 30 से 35 किलोमीटर दूर। शर्की शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें कहाँ पे हैं? तो आपको जौनपुर में मिलेंगी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में। शिराज हिंद मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि जौनपुर शहर को कहते हैं और सुपर टेट में ये पेपर में आपका आया था। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हम 1 नवंबर को मनाते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। दूसरी मुख्यमंत्री जब हम महिला की ही बात करते हैं तो मायावती जी का नाम आएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। लोकसभा में अगर मैं बात करूँ यूपी से कितनी सीट्स हैं? तो 80 सीट्स हैं। मतलब एमपी, नंबर ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें सांसद कहते हैं, तो यूपी से 80 सांसद हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा में बात करें तो उनकी संख्या 31 है। ठीक है। प्रथम लोकायुक्त विश्वम्भर दयाल जी का नाम है। इसमें लिखा है विधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 403 + 1 404 टोटल मिलेंगे। टोटल कितनी सीट्स होती हैं? वो आपकी 500 सीट्स होती हैं। और विधान परिषद की बात की जाए जो कि जिसको हम द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं, उसमें आपको 100 सीट्स मिलेंगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में किन मंडलों में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? लखनऊ और कानपुर में आपको ये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित है? अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम। विधानसभा का गठन वो हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 95 है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई? 1987 से। कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध और विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? तो जिला पंचायत आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं है? तो फैजाबाद में आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है मैं आपको बता दूं कि फैजाबाद आपका पूरा का पूरा अयोध्या कर दिया गया है, तो वो इलाका ही पूरा आपका जो है वो अयोध्या के नाम से ही जाना जाएगा। भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत विश्वविद्यालय ये आपको लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। जो पुराना लखनऊ है वहाँ पर ये भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले मिलेंगे। लठमार होली आयोजन बरसाना में होता है। सुलहकुल उत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सुलहकुल आगरा में है। आगे चलते हैं। जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो कथक यूपी की ही है। कथकली केरला का है, याद रखिएगा। ऐसे ही यक्षगान कर्नाटक का है आपका, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है आपका। इन सब चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। चित्रकला
में अपभ्रंश शैली और कंपनी शैली का विकास कहाँ हुआ? बनारस से। आगे कहते हैं मीर सैयद अली और यहाँ पर अब्दुस्मद किस शैली से रिलेट करते हैं? मुगल शैली से। सैयद सोलार मेला, माफ़ी चाहेंगे, सैयद सालार मेला जो है वो बहराइच में लगता है आपका। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है वो नौटंकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय पक्षी को लेकर के बात की जाए सारस और क्रॉन्च। यही सवाल आपका पूछा गया था सीधा सीधा ईवीएस में। वहीं राजकीय वृक्ष को लेकर के बात करें तो आपको अशोक देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ आपके ये रहे जब हम बात करते हैं आपके 230 सवाल। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है वहाँ पर हम अपडेट्स और देते रहेंगे। वहाँ पर हम जो भी इम्पोर्टेंट यूपी से संबंधित चीज़ें हैं उनको हम भेजते रहेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री जैसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत है। प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह जी का नाम आता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्य की और देश की भी तो सुचिता कृपलानी जी का नाम आता है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी का नाम आता है। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री तो मायावती जी का नाम आएगा। इन सब चीज़ों को आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें आपको टेलीग्राम पर हम भेजते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को बाकियों तक भी ज़रूर शेयर करें और ज़रूर बताएं कि वीडियो आखिर आपको कैसा लगा। शुभकामनाएं हैं जो भी आपकी परीक्षा है उसके लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।